और ठीक ऐसे ही हमारे एक लीडर, शानदार गजब के लीडर, जो जल्द ही आपको एक नए अचीवमेंट के साथ मिलेंगे। और हमारे जिनको जानते हैं शेखावाटी में एक टाइगर के नाम से, ट्रेनर के नाम से, जिनको देख करके लोग सैल्यूट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के साथ से, सभी के सहयोग से मैं मेरे उस शानदार पर्सनालिटी, शानदार डायमंड को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर मिस्टर मनोज कुमार जी ठठेरा जी को। तो प्लीज सर, मनोज जी ठठेरा जी, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा। जी जी, मनोज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल मैं आपको सुन जी पा रहा हूँ। मनोज जी, मनोज जी, आज आज हम आपको सुनेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने अपने इस जीवन को अमूल्य बना दिया। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी अपने लोगों के सामने अपनी बात रखने की। फ्रेंड्स, वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी आता है ना, ये मान के चलिए कि वो पहले सारी जगह खाक छान लेता है, उसके बाद में आता है। तो ये कहानी मेरी नहीं है, ये हर एक लीडर की कहानी है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आया है। हर जगह उसने पहले देखा है, हर जगह जाके उसने हर चीज को समझा है, हर सिस्टम को समझा है, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में आया है। ठीक वैसे ही मैं हूँ। मनोज नाम है मेरा, झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ। और फ्रेंड्स, इस सिस्टम में पिछले 3 साल से हूँ। लेकिन अभी इस सिस्टम की मैं आपसे चर्चा करूं उससे पहले मैं आपको मेरा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, क्योंकि हम जब भी मोदी केयर की भी बात करते हैं तो हम पहले बात करते हैं प्रोफाइल की, कि प्रोफाइल क्या है। मैं अपने बैकग्राउंड की चर्चा इसलिए करना चाहूंगा ताकि कई सारे लोगों से ये चीज रिलेट कर सकती है, बहुत सारे लोगों से रिलेट कर सकती है। और एक लीडर का अपनी स्टोरी सुनाने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि उसके जैसे जितने भी लोग हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, वो सीख पाए, वो समझ पाए कि अगर इस कंडीशन में, इन परिस्थितियों में एक आदमी ने किया है, हम भी कर सकते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि पहाड़ पे अगर आपने 500 लोगों को चढ़ते हुए देख लिया तो ये चीज तो आपको पता चल ही जाती है कि उस पहाड़ पर जाने का एक आसान रास्ता है। अब डिपेंड ये करता है कि हम उस पर चढ़ना चाहते हैं कि नहीं चढ़ना चाहते। तो फ्रेंड्स, मैं मेरी सक्सेस स्टोरी को, मेरी लाइफ स्टोरी को मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। और उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा परमात्मा को, भगवान को, मेरे बाबा श्याम को, आज जिनकी कृपा से आज हम सब कुछ हैं, जिनकी कृपा से आज हम सब लोग साथ में हैं। फ्रेंड्स, झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ और झुंझुनू में ही मेरी जन्म हुआ है, पैदाइश ही है, यहीं से मैंने एजुकेशन ली है। मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँ तो कोई बहुत बड़ी फैमिली, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली या कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, नहीं करता था। अभी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं पहले की बात कर रहा हूँ कि मैं नहीं करता था। क्योंकि जब मैंने होश संभाला तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी, मेरे पापा जी एक छोटी सी दुकान, एक लकड़ी का खोखा जो होता है, सब लोगों ने देखा होगा, अक्सर लकड़ी के खोखे कई जगह रखे होते हैं, वो हमारी दुकान थी। और उसमें स्टोव गैस रिपेयरिंग का काम किया करते थे, टॉर्च रिपेयरिंग का काम किया करते थे। क्योंकि आज वो चीजें चलन में नहीं है, ना आज स्टोव चलता है, ना आज टॉर्च चलती है। लेकिन उस वक्त जब मैं 5 साल का था, 6 साल का था, मैं ये मान के चलिए, जब भी संडे छुट्टी होती थी तो मेरे पिताजी मुझे वहां पे शॉप पे लेके जाते थे। संडे की संडे मैं दुकान पे जाता था। धीरे धीरे मैंने वहां पे जाना, मैं चीजों को देखता रहा, देख देख के मैं सीखता रहा। कहते हैं कि आपके परिवार में अगर कोई भी काम है तो उसको आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उस काम को देख देख कर ही सीख जाते हैं। ठीक वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं दुकान पे जाता रहा, देखता रहा, देख देख के सीखता रहा, थोड़ा और बड़ा हुआ, ये कंटिन्यूटी चलती रही। मुझे याद है कि जब मैं 8th क्लास में था तो 8th क्लास से मैंने गर्मियों की छुट्टी में, गर्मियों की जब छुट्टी होती थी तो मैंने दुकान पे जाना शुरू कर दिया था। क्योंकि पापा जी आते थे थोड़ा लेट, मैं जाके दुकान खोलता था। और उस वक्त जो भी काम आता था, चाहे वो स्टोव ठीक करने का हो, चाहे वो गैस चूल्हा या टॉर्च ठीक करने का हो, मैं वो रिपेयर किया करता था। और जो इनकम आती थी उसमें से पापा जी मुझे 5 रुपए दिया करते थे, 5 रुपए। लेकिन उस वक्त वो 5 रुपए भी एक अच्छी अमाउंट होती थी। हम मुझे वो 5 रुपए मिलते थे महीने में, तो मैं वो लेके बहुत खुश होता था। जैसे जैसे समय बीता, बड़ा होता गया, 12th क्लास, 10th क्लास मैंने 95 में पास आउट की थी, 12th क्लास मैंने 97 में पास आउट की, 98 में, अब जब एक
बंदा 12वीं क्लास पास कर लेता है तो घर वालों को उससे कुछ अपेक्षा ही होने लग जाती है कि अब ये अपनी लाइफ में कुछ करे। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जो कर्म में बिलीव करते हैं, जो हमेशा कर्म प्रधानता की बात करते हैं। अ, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी उस वक़्त में, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला मैंने देखा मेरे पापा जी अकेले थे और मेरी बुआ जी लोग 6 बहिनें थी। तो 6 बहिनों का पूरा भात, छूछक वगैरह जो भी ब्याह-शादी वगैरह वो सारा करना मेरे पापा जी का ही पूरा दायित्व था और उन्होंने उसको बहुत अच्छे से निभाया। जैसे मैं थोड़ा-सा बड़ा हुआ, इस ज़िम्मेदारी का मुझे भी एहसास हुआ और उन्होंने मुझे वो ज़िम्मेदारी सौंपी भी। मैं जाने लगा, फिर मैंने 98 में जब 12वीं क्लास पास कर ली थी, गन्ने के जूस की मशीन लगाई। उस वक़्त कॉलेज में एंट्री थी। अब आप अगर यकीन मानिएगा तो कॉलेज में जाने वाला एक बच्चे के सामने अगर एक ऐसी कंडीशन हो कि वो सुबह कॉलेज में जाए और दोपहर में आके वहाँ पे गन्ने की जूस की मशीन पे बैठे लोगों के जूठे ग्लास धोए। अब उस कंडीशन में कॉलेज में इतने सारे लोग, इतने सारे साथी मिलते थे और उनके सामने एक गिल्टी सी भी फील होती थी। लेकिन हमेशा मुझे घरवालों के द्वारा, मेरे पापा जी के द्वारा यही सिखाया गया कि काम कभी भी छोटा नहीं होता है। काम हमेशा कर्म होता है, वो काम होता है, हमारा कर्म होता है। हमें उसकी हमेशा पूजा करनी चाहिए। मैं दोपहर तक कॉलेज में जाता, कॉलेज से आने के बाद मैं गन्ने की जूस की मशीन पे रहता पूरे दिन भर, जूस निकालता, लोगों के झूठे ग्लास धोता, वो चीज़ मैंने की। और बिटवीन 98, 99, 2000 98, 99 सन 2000 में मेरा कॉलेज पीरियड चला और कॉलेज में जब हम जाते थे तो हमारे संपर्क बहुत अच्छे-अच्छे धुरंधर साथियों से थे। बहुत वहाँ का रोज का एक कर्म हो गया वहाँ पे कि रोज किसी न किसी से माथापच्ची, मगजमारी, लड़ाई-झगड़ा वो आम बात हो गई। अब घर वाले उस चीज़ से तंग होने लग गए। जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन किया, जब वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई, घर वाले उस चीज़ से परेशान हो गए, रोज़ शिकायतें आने लगी, तो घर वालों ने मुझे बाहर भेज दिया। मैं चला गया रेवाड़ी। रेवाड़ी वहाँ पे गया तो वहाँ पे मैंने कपड़े की शॉप पे 4 महीने नौकरी की। मैं साड़ियों की दुकान पे मैंने काम किया। मन नहीं लगता था लेकिन घर वालों का प्रेशर था और उनको कुछ मुझे करवाना था, मुझे उस लाइन से उन्हें हटाना था। क्योंकि जो लाइन 3 साल के पीरियड में जो बनी, वो रियल में मैं आज सोचता हूँ तो बड़ा फ़ील करता हूँ कि वो चीज़ें क्यों करते हैं हम लोग? क्यों हम किसी से झगड़ा करते हैं? क्यों किसी से हम बिना मतलब की बातें करते हैं? पर वो एक समय होता है, उस समय पे वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समय के साथ जब आदमी परिपक्व होता है, जब मैच्योर होता है, तब उसको वो चीज़ें समझ में आती है। मेरे को भेज दिया गया। मैं 4 महीने उस कपड़े की दुकान पे मैंने नौकरी की, साड़ियों की दुकान पे मैंने नौकरी की। 4 महीने में मैंने वहाँ से सीखा भी कि धंधा खुद का हो, वो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि अपने बिज़नेस में किसी की कोई चूँ-चपड़ नहीं है, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, किसी का कोई बर्डन नहीं है। मैं 4 महीने करके मैंने जो भी कुछ किया, मैं वापस घर पे आ गया। अब घर पे आने के बाद घर वालों ने प्रेशर किया कि आप कॉम्पिटिशन फाइट करो, कुछ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स दो। बीएड उस वक़्त ज़्यादातर जब ग्रेजुएशन हो जाती है तो उसके बाद लोगों के मन में एक ही विचार आता है कि बीएड कर लो और मास्टर बन जाओ। मैंने 2001 में बीएड की थी और 2001 में बीएड की, मन मार के किया। मैंने कभी, मेरे को मेरी ज़िंदगी में याद नहीं आता कि मैंने कभी 3 फॉर्म भरे हों, कभी मुझे याद नहीं आता। क्योंकि मुझे एक चीज़ महसूस होती थी कि जितना पैसा हम एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो कॉम्पिटिशन फाइट को फिल अप करने में लगाते हैं, जितना पैसा लगता है, वो हमारा वेस्टेज जाता है। हो सकता है बहुत लोग ऐसे किस्मत वाले कुछ ऐसे लोग होते होंगे जिनका सिलेक्शन होता होगा, लेकिन न तो कभी मेरे मन में किसी की नौकरी करने की इच्छा थी, न कभी मेरे को सरकारी न कोई प्राइवेट नौकरी करने की इच्छा थी और न कभी मैंने इन चीज़ों पे कभी बिलीव किया। हमेशा सोच में यही था कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ इतना बड़ा करना है कि लोग अपने को अपने नाम से जानें। मैंने खैर 2001 में मैंने बीएड का एग्ज़ाम दिया। 72% मेरे मार्क्स बने, 72%। और मैं धन्यवाद करता हूँ ऊपर वाले का कि उस साल जो कट ऑफ थी वो 74%। अगर 74% मेरे आ जाते, मैं आज आपके सामने नहीं बैठा होता। मैं आज कहीं न कहीं मास्टरी कर रहा होता, मैं कोई मास्टर होता, टीचर होता और मैं कहीं न कहीं बच्चों को पढ़ा रहा होता। बट मैंने कहा कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाला जो भी करता है वो हमारे भले के लिए करता है। मुझे बचपन से ही ट्रैवलिंग का बहुत शौक रहा है। मुझे घूमना-फिरना बहुत अच्छा लगता था। 2001 में जैसे बीएड कंप्लीट वो हुआ, जो रिजल्ट आया अच्छा लगा, मुझे फ़ील हुआ, लेकिन मेरे गुरुजी थे,
उनको वो बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बोला कि अब क्या करेगा? मैंने कहा सर देखते हैं कुछ। तो उन्होंने बोला कि एक नौकरी लगवा देता हूँ। अब नौकरी के नाम से मेरे दिमाग में वैसे ही सलवटें पड़ती थी, तो फिर लेकिन उस वक्त ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई थी, तो एक जिम्मेदारी भी आ गई थी कि अब मुझे कुछ करना है। उन्होंने मुझे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाया, एमआर का जॉब लगाया। अब आपको मैं बता दूं मेरी क्वालिफिकेशन जो हुई है, वो क्वालिफिकेशन हुई है मेरी आर्ट से। और आर्ट ग्रेजुएट बंदे को एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिवशिप मिलना ऊपर वाले का करम है, वरना लोग उसके लिए फार्मेसी करते हैं, एमएससी करते हैं, बीएससी करने के बाद वो सारी चीजें उनको मिलती है। लेकिन ये ऊपर वाले की कृपा और उसके आशीर्वाद से मुझ आर्ट ग्रेजुएट बंदे को भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी मिली। अब मुझे नौकरी में भेजा गया पहली बार निमका थाना, जो एरिया मेरे लिए नया, मैं कभी मेरी जिंदगी में कभी नीमका थाना कोटपुतली मैंने नहीं देखा था। लेकिन 2001 में मैंने नीमका थाना वहां पे एंट्री की। मैं गया तो मैंने सोचा, और उस वक्त एक सबसे खास बात और बताऊं, उस वक्त मुझे ट्रेवल सिकनेस हुआ करता था। ट्रेवल सिकनेस, मैं कहीं भी अगर जाता था ना, तो अगर मैं 1 घंटे भी अगर बस में बैठ गया तो मुझे उल्टियां होना शुरू हो जाती थी। अब मैं गया वहां पे तो जाते टाइम उल्टी हुई, मैं वहां 1-2 दिन रुका, वापस आया तो फिर उल्टियां हुई। ये कंडीशन, मैंने एक दिन सोचा कि अगर यही कंडीशन रही तो मनोज किस तरीके से तू काम करेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि तुझे जो भी ऐसा मिला है कि तेरे को अब डेली ट्रेवल करना पड़ेगा, तेरे को रोजाना बसों में घूमना पड़ेगा। उस वक्त कुछ साधन नहीं था। तो एक दिन एक बैठा बैठा बस में एक चीज सोची, आज के बाद ये मेरे को उल्टी नहीं होगी। फ्रेंड्स, वो दिन का दिन था और आज का दिन का दिन है। मुझे कभी भी उसके बाद बस में बैठने के बाद मुझे कभी उल्टी की शिकायत नहीं हुई, कभी भी मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई। कहते हैं कि माइंड हमारा जो है वो हर चीज को कंट्रोल करता है, और ऐसा इस चीज को मैंने महसूस किया, मेरा बिलीव और बढ़ा। खैर मैंने 4 साल तक वो नौकरी की। उस नौकरी में मैंने एक चीज सीखी, लोगों से बात करना, ट्रेवल करना, ट्रेवल करने में जो आने वाली परेशानियां हैं उनसे कैसे निपटा जाए, और घर से दूर रहा। मैंने 4 साल 3 साल नौकरी की, 3 साल में से 4 साल में मैं 2 साल आउट रहा, घर से बाहर रहा। अकेले मेरे को खाना बनाना पड़ता था, अकेले मेरे को सारा काम करना पड़ता था। घर से दूर रहने पर एक आदमी बहुत कुछ सीख पाता है। मैंने भी उस चीज को सीखा, एंजॉय किया उसको मैंने। 2004 में 2005 में मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई। उस अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे बताया मेरे एक दोस्त ने, मेरे मित्र ने। मुझे ये बताया कि यहाँ पर लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, लोग यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम कमा रहे हैं। अब यहाँ पे मन में हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि कभी नौकरी नहीं करनी है, अपने को जिंदगी में हमेशा कुछ बड़ा करना है जिसमें हमारी लाइफ के मालिक हम खुद हों। मैंने उस सिस्टम को समझा। उस सिस्टम को समझा तो मुझे लगा कि वाकई में यहाँ पे कुछ किया जा सकता है। हमने उस सिस्टम को स्टार्ट किया। वो फाइनेंशियल मार्केट था। उधर मैं नौकरी करता था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और साथ में मैं वो फाइनेंशियल मार्केट का काम करता था। मेरे बैग में आगे की तरफ मेडिसिन होती थी, सैंपल्स होते थे, पीछे की साइड में उस कंपनी के उस सिस्टम के फॉर्म्स हुआ करते थे। जब भी मैं किसी से बात करता, मेरे दिन का जो भी काम होता था वो काम कंप्लीट करने के बाद मैं कुछ 2-3-4 लोगों से बातचीत किया करता था। अब धीरे धीरे मेरा काम बढ़ने लगा। काम बढ़ने लगा तो मेरा एरिया मैनेजर है, उसको इस चीज की भनक लगी कि ये तो इसके साथ कुछ और भी कर रहा है। उसने मुझे बोला, मैंने कहा सर मेरे टारगेट पूरे हो रहे हैं, मेरा काम प्रॉपर वे में चल रहा है, मैं संडे का दिन घर पे सोऊं, उठूं, बैठूं, गाऊं, नाचूं, कुछ भी करूं, इससे आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस बात की शिकायत नेशनल सेल्स मैनेजर को कर दी। नेशनल सेल्स मैनेजर का भी मेरे पास कॉल आया। मैंने उनसे भी यही बात की। उनका सर मेरे टारगेट आज आपकी देखेंगे, आज की डेट में तो मेरे टारगेट पूरे हो रहे हैं, और किसी भी कंडीशन में राजस्थान में मैं अच्छी पोजीशन मेंटेन कर रहा हूँ, आप मुझे नहीं निकाल सकते। लेकिन मैं नौकरी को छोड़ के जाऊंगा, एक दिन मैं रिजाइन करके जाऊंगा। और फ्रेंड्स, धीरे धीरे जब वो दूसरा वाला मेरा काम बढ़ने लगा, दूसरा वाला काम धीरे धीरे बिल्ड होने लगा, वहां से कुछ इनकम आने लगी। तो एक दिन मैंने जनवरी 2005 की बात है, मैंने उनको रेजिग्नेशन सेंड कर दिया। मैंने कहा जी संभालिए अपना पुंगी पिटारा। मैंने उनको रिजाइन कर दिया। मैंने नौकरी से रिजाइन करने के बाद मैं फुल फोर्स सिस्टम में लगा। उस सिस्टम में मैंने 2005 से लेके 2013 तक काम किया। तो वहां पे काफी सारे अचीवमेंट लिए, बहुत अच्छी लोगों की हमारे साथ एक नेटवर्क भी बिल्ड हुआ। क्योंकि वो फाइनेंशियल मार्केट था, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट नहीं था, वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस था। बहुत सारे लोग हमारे साथ आए, बहुत सारे लोग जुड़े, हमने पैसा भी कमाया। स्विफ्ट कार मैंने वहां से मेंटेन की है। काफी सारा अचीवमेंट आया। लेकिन अचानक गवर्नमेंट की बॉडी, गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग बॉडी के द्वारा वो सिस्टम अवैध करार किया गया, और 2013 में उस सिस्टम में ब्रेकडाउन आ गया, बंद। जितना काम हमने किया 2005 से लेके 2013 तक, 8 साल
मैंने उस सिस्टम में लगाए, मैं 10th लेवल तक वहां पर पहुंचा। लास्ट के 2 साल और अगर मैं वहां टिक जाता, अगर वो सिस्टम टिक जाता, तो वहां से लास्ट के 2 साल में मुझे नेट 1 करोड़ रुपए की इनकम होनी थी। इस एज में मैंने 1 करोड़ रुपए इस तरीके से पानी में बहते देखे कि ये आया गया। पेड़ को बड़ा किया, छोटे से पौधे को लगाया, उसको बड़ा किया, जब फल आने की बारी आई, तूफान आ गया, ओले गिर गए। जो चीजें हमने अर्न की थी इतने सालों में, वो 1 मिनट में वो खत्म हो गई। अब दौर हुआ बहुत सारी चैलेंजेस का, बहुत सारी परेशानियों का, लोगों के फोन पे फोन आने लगे कंटिन्यू। मैं अगर बात करूं, उस दिन जिस दिन ये न्यूज आई थी, उसके बाद कंटिन्यू 3 दिन तक मेरे फोन लगातार बजते रहे थे, लगातार बजते रहे थे, लगातार बजते रहे थे। रात को मैं 2 घंटे मुश्किल से सो पाता था, 3 घंटे मुश्किल से सो पाता था। एक फोन अटेंड करता, पीछे 5 कॉल वेटिंग में आ रहे होते थे। एक कॉल अटेंड करता, फिर 5 कॉल वेटिंग में आ रहे होते थे। मैं बराबर सबका रिप्लाई करता, सबको मैं बराबर आंसर देता, उनको मैं समझाता। चलता रहा, धीरे 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 चीजें कुछ सामान्य हुई, लोगों का प्रेशर थोड़ा कम हुआ। उस दिन एक बात से तौबा कर ली थी कि कभी भी जिंदगी में मार्केटिंग लाइन का काम नहीं करना, इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं करना। क्योंकि आज आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपका आप पे कोई कंट्रोल नहीं है, आपका कुछ नहीं है। आप अगर एक दुकान करके बैठे हो तो दुकान आपकी नहीं है। आपने अगर जमीन है तो वो जमीन आपकी नहीं है, गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल है। और गवर्नमेंट किसी भी चीज को 1 मिनट में, इलीगल अगर चीज है तो गवर्नमेंट उसको 1 मिनट में बंद कर सकती है। और ऐसा ही जब हुआ तो माइंड में एक चीज सेट हो गई कि कभी भी भूल के भी कोई इन्वेस्टमेंट वाला, पैसे लगाने वाला बिजनेस नहीं करना। फ्रेंड्स, 2013 के बाद जो सिचुएशंस हमने झेली, दिल जानता है, मैं जानता हूँ, मेरा भगवान जानता है, मेरा परिवार जानता है किस तरीके से उन चीजों को हमने झेला। बच्चों को स्कूल में पढ़ाते थे, वहां पे चैलेंजेस आने शुरू हो गए क्योंकि फीस जमा नहीं होती थी। तो स्कूल वाले भी क्या करते, अब मैं पहले उनको अच्छी स्कूल में पढ़ाता था, उसके बाद मैंने उस स्कूल को निकाल के दूसरी स्कूल में डाला जहाँ पर कम फीस लगती थी। इस कंडीशन में मैंने ऐसे लोगों से भी बातचीत की जो स्कूल के संचालक थे कि अगर डोनेशन हो, अगर फीस माफ हो सके तो। उन्होंने बोला आपको क्या जरूरत है फीस माफ की, आपको कार मेंटेन करते हैं आप तो। अब उनको कौन समझाए कि जो कार मेंटेन करता था वो सिचुएशन, वो कंडीशन अब नहीं रही। फ्रेंड्स, उस कंडीशन में बच्चों का दूसरे स्कूलों में दाखिला कराया। एक एक ड्रेस में उनकी पूरी पूरी साल निकलती थी। किताब कॉपियां को किताबें, कोशिश ये करता था कि किसी से पिछले साल की किताबें हैं वो यूज करके इस साल में उसका काम चला लिया जाए। मेले तमाशे होते थे ना, बच्चों को लेके जाने में कतराता था मैं। और एक बात बताऊं आपको, एक बाप के लिए सबसे विकट परिस्थिति क्या होती है, जब उसके बच्चे कोई चीज मांगे और जब उसकी पॉकेट खाली हो। वो एक बाप के लिए सबसे क्रिटिकल कंडीशन होती है। ऐसा ही हुआ ऐसा हुआ, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारी। हमेशा माइंड में एक चीज रहती थी कि हमें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। बार बार एक बात कहता था, कल विजय जी ने एक बहुत बात कही थी शानदार, कि वक्त तू मुझे इतना भी ना सता, एक ना एक दिन मैं तुझे बदल ही दूंगा। ये जोश मन में रखा, ये जज्बा दिल में रखा। और फिर हमने 4 पार्टनर हम मिले, मैं, राम सिंह जी, नरेश पाल जी, राम किशन जी, हम लोगों ने मिलके एक ट्रेवल डेस्टिनेशन को इजाद किया। ट्रेवल डेस्टिनेशन हमने कंपनी बनाई क्योंकि हमारे पास उस वक्त गाड़ियां थी। गाड़ियां हमारे पास, मेरे पास भी थी, राम किशन जी, राम सिंह जी, नरेश पाल जी, हम चारों लोगों के पास गाड़ियां थी। तो हमने डिसीजन किया कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसमें हमें पैसा ना लगाना पड़े। हमने एक ट्रेवल डेस्टिनेशन को बनाया। ट्रेवल डेस्टिनेशन को बना के हमने गाड़ियों को रेंट पर भेजना शुरू किया। धीरे 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 हमने और गाड़ियों को हमारे साथ लिया क्योंकि हमारी 4 गाड़ियां थी। 4 गाड़ियां जब हमारी साथ में जाने लगी तो कुछ और लोगों की रिक्वायरमेंट आने लगी, क्योंकि उस वक्त हमने किसी भी काम को किया तो हमने कभी भी फॉर्मेलिटी उस काम में नहीं की। हमने उस काम को बिल्कुल शिद्दत से किया, जी जान लगा के किया। ट्रेवल डेस्टिनेशन को हमने 3 साल रन किया। लोगों के एक एक दुकान तक, एक एक घरों तक हमने पहुंच के हमारी ट्रेवल डेस्टिनेशन को प्रमोट किया। और 3 साल के पीरियड में ये कंडीशन थी कि हमारे पास इंटरनेशनल लेवल तक के कस्टमर भी थे। विदेशों से लोग आते थे, वो भी ट्रेवल डेस्टिनेशन कॉल करते थे, गाड़ियां हायर करते थे। उस पीरियड में गाड़ियां खुद ने भी ड्राइव की, खुद गाड़ी का ड्राइवर बन के गए, खुद गाड़ी लेके गए, लोगों को बैठा के। अब जहां से कोई आ जाता, मान लो कभी ड्राइवर नहीं मिलता, कोई कार नहीं मिलती, तो हम लोग खुद जाते थे। और जब वो लोग हमें देखते तो वो पूछते थे कि आप गाड़ी के ड्राइवर तो नहीं लग रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा गाड़ी का ड्राइवर हूँ आज तो मैं, क्योंकि ट्रेवल डेस्टिनेशन हमारा है। तो उसमें अगर मुझे गाड़ी भी ड्राइव करनी पड़ी तो कोई बात नहीं। हमने गाड़ी भी ड्राइव की, हमने ड्राइविंग भी की 3 साल तक। लोगों को यहाँ से वहां, वहां से यहाँ हम लोगों को लेके जाते थे, उनको ट्रेवल करवाते थे। इस पीरियड में
बहुत सारी कंपनियां हमारे पास आई, लेकिन हमने किसी को बैठने नहीं दिया। मैं जोर से हाथ जोड़ता, कभी राम सिंह जी लेके आते, कभी कौन लेके आता, कभी रामकृष्ण जी लेके आते। एक ही बात दिमाग में रख ली थी कि हमें किसी भी कंपनी में अब काम नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी आती, मैं उनको देख के, क्योंकि उन 8-9 सालों का, 10 सालों का जो एक्सपीरियंस था, वो इतना बढ़िया हो चुका था कि आदमी की सूरत देख के पता चल जाती थी कि ये आदमी प्रॉपर है या डिफॉल्ट है। तो वो चीजें जब माइंड में सेट हुई, बहुत सारी चीजें हमने सीखी है। मैं कभी भी उस सिस्टम को, मैंने आज तक कभी कुछ गलत नहीं कहा। मैंने मेरी उस कंपनी को कभी भी गलत नहीं कहा कि उसकी वजह से, ना, ये उसकी वजह से नहीं हुआ, ये ऊपर वाले की वजह से हुआ। क्योंकि ऊपर वाला हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म में, हमें एक ऐसा सिस्टम देना चाह रहा था जो हमारी लाइफ के लिए बहुत बड़ा हो, और उसके लिए उसको उन चीजों को खत्म करना था जो हमारे आने वाले टाइम में बड़ी क्रिटिकल कंडीशंस क्रिएट करने वाली थी। तो उसने वो किया जो हमारे लिए अच्छा था। हमें लगा कि ये ऊपर वाले ने गलत किया, लेकिन मैंने फिर भी कभी भी किसी चीज को, उसका मैंने शिकायत नहीं की, न मैंने कंपनी की शिकायत की कभी, न मैंने अपने अपलाइन को कभी गलत कहा। क्योंकि जो भी कुछ होता है, मैं हमेशा एक मानता हूँ, ऊपर वाले पे मैं बड़ा बिलीव करता हूँ, बहुत बिलीव करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ दिल से। और मेरा मानना है कि ऊपर वाला जो भी करता है ना, वो हमेशा भले के लिए करता है। हो सकता है वो कुछ समय के लिए हमें बुरा लगे, लेकिन वो अंततः होता हमारे भले के लिए है। मैं हमेशा ट्रस्ट करता रहा, बिलीव करता रहा। एक दिन 2016 में, जब सारी चीजों से, और 2003 जो जो पीरियड था, जो 3 साल का ट्रेवल वाला पीरियड था, उस पीरियड में मैंने होलसेल का बिजनेस भी करके दिखा। अचार का मैंने होलसेल का काम करके देखा। मेरे एक दोस्त हैं, श्रीकांत जी गाड़िया, उन्होंने मुझे एक एजेंसी दिलवाई अचार की। क्योंकि मेरे पास उस वक्त कोई पैसा नहीं था, उन्होंने बोला कि टेंशन मत करो, आप तो सामान उठाओ, माल को बेचो, और पैसा आए तब चुका देना। मैं थैंक्स करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ उनका भी हमेशा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में उन लोगों ने हमें कोऑपरेट किया। मैंने उस काम को किया, अचार के काम को किया। अचार का काम जब मैं होलसेल करता था, तो मैंने वहां से एक बात सीखी कि पैसा होलसेलर का, मजे दुकानदार लेता है। अब जितना पैसा वहां पे माल आया, हमने रिटेल में दिया, रिटेलर्स ने बेच दिया, उसके लिए हम पैसे की उगाई करते, वो आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, ऐसे वो करते चले गए, करते चले जाते थे। वहां पे भी एक चीज समझ में आई कि कभी भी होलसेल का बिजनेस करने से अपने को बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि अपने पास इतनी बड़ी पूंजी नहीं है कि उतनी बड़ी पूंजी लगा के हम व्यापार करें और बिजनेस को रोटेट कर लें। मन में कुछ चीज थी, एक बात और समझ में आ गई थी उस वक्त एक बात ये समझ में आ गई थी कि इस दुनिया में सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे सपने पूरे कर सकता है। कोई भी बिजनेस हमारे सपनों को पूरा करने की गारंटी नहीं देता। और कहते हैं ना कि जैसा आप सोचते हो, वैसा ऊपर वाला आपके लिए रास्ते तैयार करता है। 2016 में अरुण राम सिंह सर, हमारे वीरू सर और अरुण सर को साथ में लेके आए। उन्होंने मुझे बोला मोदी केयर के बारे में। मैंने जब उन्होंने मोदी केयर के बारे में बोला, तो मैंने उनसे छूटते ही एक सवाल किया कि मैंने कहा, मोदी केयर आज भी चल रही है? उन्होंने बोला कि क्या आप मोदी केयर को जानते हो? मैंने बोला जी बिल्कुल, मैं मोदी केयर को जानता हूँ, और आज से नहीं जानता, मैं 1996 से मोदी केयर को जानता हूँ। उन्होंने हाथ मिलाया और बोला कि थैंक यू, आप पहले आदमी हो शेखावाटी में जो हमें ये बात कह रहा है कि मैं 1996 से मोदी केयर को जानता हूँ। बोले सर कैसे जानते हो आप? मैंने कहा सर, मेरी कजन सिस्टर थी जयपुर में, जिन्होंने 96 में मोदी केयर को शुरुआत किया था। उस वक्त एक किट मिलता था, ब्लैक कलर का बैग मिलता था, वो हमारे यहाँ पे ही रहती थी, और वो यहाँ पे लेके आई थी उसको। कई सालों तक वो बैग हमारे, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। आज मैं कई बार उनसे बात करता हूँ तो बोलता हूँ कि अगर दीदी आपने उस वक्त अगर काम को कर लिया होता ना, तो आज अपने परिवार की, अपने समाज की स्थिति कुछ और होती। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला किसी के सिर पे सेहरा रखता है, और जिसको वो चीज देता है, वो उस जिसके लायक होती है, वो उसी को उस चीज के लिए अथोराइज करता है। कोई बात नहीं, उन्होंने उस चीज को नहीं किया, लेकिन मेरे माइंड में मोदी केयर नाम का एक बीज उस वक्त डल गया था कि मोदी केयर इस दुनिया में एक ऐसी चीज है कि जो अस्तित्व में है। और जब अभी 2016 में वापस से अरुण सर, वीरू सर, राम सिंह सर ने मेरे को मोदी केयर के बारे में बताया, तो मेरे को लगा कि यार इतने साल से अगर सिस्टम चल रहा है, इट मींस कहीं तो स्टेबिलिटी है। मैंने कहा सर बताइए, प्लान बताइए। उन्होंने मेरे को बोला हम प्लान नहीं बताएंगे, हम आपको पहले डेमो करके दिखाएंगे। उन्होंने मैं पहले डेमो करके दिखाया। डेमो करके दिखाया तो मुझे एक बात समझ में आई कि यार प्रोडक्ट में तो क्वालिटी है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आज तक हम यूज करते आए हैं, आज तक उन प्रोडक्ट का हमने इस तरीके से डेमोस्ट्रेशन करके नहीं देखा। लेकिन ये डेमोस्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं, और वाकई में मार्केट के उन टॉप ब्रांड से कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं जिनकी क्वालिटी के बड़े चर्चे होते हैं, जिनका बड़ा बड़ा टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है। मैंने उन प्रोडक्ट को देखा, समझा, मुझे लगा कि वाकई में अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने कहा कि इसके बाद और बताइए कि
बेनिफिट क्या है, मैं प्रोडक्ट को यूज क्यों करूं, या इस काम को हम आगे करें तो इसमें हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो उन्होंने हमें पूरा प्लान बताया। कुछ चीज समझ में आई, एक बात सबसे बड़ी ये समझ में आई, इस बिजनेस में 1 रुपया भी हमारा नहीं लग रहा है। और मैंने आपको अभी बोला था कि पिछले सिस्टम की वजह से माइंड में एक चीज सेट हो गई थी कि किसी का 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट वाला काम भी हो तो मत करना। कोई कहता है ना कि इसमें सिर्फ 1 रुपया ही लगता है, मत कीजिए वो काम। इस काम में मुझे समझ में आया कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1 रुपए भी हमारा नहीं लग रहा है। मैंने कहा सर ठीक है, हम विचार करेंगे इसके बारे में, क्योंकि कोई भी काम हम मिलके करते थे, चारों पार्टनर, अकेले हम कोई भी काम नहीं करते थे। हमने बैठा, बातचीत की, राय ली इस चीज की, तो ये डिसीजन हुआ कि हमें इसको देखना चाहिए। संजोग से उसी वक्त एक किराया आ गया था जयपुर का। मैं और नरेश पाल जी दोनों हम उस सवारी को लेके गए जयपुर। जयपुर गए तो वहां पर मैंने राम सिंह जी को फोन किया कि मैंने कहा सर नंबर बताइए राम सिंह जी अपने अपलाइन का। तो उन्होंने वहां पे वीरू सर का नंबर दिया। मैंने वीरू सर को फोन किया तो वीरू सर उस वक्त सीकर रहते थे, तो उन्होंने मुकेश जी सर का नंबर दिया। मुकेश जी सर को मैंने फोन किया तो उन्होंने बोला कि आप बैठिए, अब मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। मुकेश जी सर 10 मिनट में आए। वैशाली सर्किल, जो पहले अपना वैशाली नगर में पुराना ऑफिस था, वहां वो हमें ऑफिस लेके गए। वहां पर बैठ के उन्होंने फिर से सारे डेमोन्स्ट्रेशन किए, पूरा प्लान उन्होंने समझाया। मैंने फिर से सारी चीजें पूछी, क्योंकि बाल की खाल निकालने की आदत बन चुकी थी। और कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। मैंने हर एक चीज को बारीकी से पूछा। लास्ट में मैंने एक बात कही कि सर आप कितना भी बता दीजिए, अभी समझ में नहीं आएगा। अगर हम इसके साथ थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमें आगे की चीजें समझ में आएगी। क्योंकि सीढ़ियों पर जब हम चढ़ते हैं तो जितनी सीढ़ियां हम चढ़ लेते हैं उतनी ही दूर की चीजें दिखाई देती है। छत पे चढ़ने के बाद हमें आसपास का नजारा समझ में आ जाता है। उस दिन हमने अपनी ज्वाइनिंग करवाई। ज्वाइनिंग करवाने के बाद वहीं रात को 8:30 बज गए थे, और ऑफिस बंद होने का टाइम होता है लगभग 6, 6:30 बजे। लेकिन हमारी वजह से लगभग 7:30, 7:30, 8 बजे तक वहां पर ऑफिस थे सभी। दीपेंद्र जी, मुझे याद है उस दिन दीपेंद्र जी थे, विक्की जी थे, जगत सर थे, मुकेश सर थे, विक्रम सर थे। इन सब लोगों ने हमें पूरा प्लान को बताया। वहीं पे हमने ज्वाइनिंग करवाई हमारी, और मैंने और नरेश पाल जी ने एक साथ ज्वाइनिंग ली। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है, मेरा कोड है 1 और उनका कोड है 2। तो हमने वहां पे ज्वाइनिंग करी, हाथों हाथ परचेजिंग की, 5,000 का 4,000 का हमने प्रोडक्ट खरीदा, घर आ गए। घर पे आके हमने प्रोडक्ट दिया घर वालों को। मैंने कहा कि यूज करना। मैडम बोली कि क्या लेके आए हो ये। उन्होंने प्रोडक्ट देखा तो उसमें रेट देखी, साबुन की रेट इतनी, सर्फ की रेट इतनी, शैम्पू की रेट इतनी। तो बोला इतना महंगा सामान कहाँ से लाए हो, क्यों लाए हो। बोला अभी वैसी कंडीशन ऐसी है, आप इतना महंगा महंगा सामान लेके आए हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप यूज करो। सामान यूज किया, मैंने भी यूज किया, परिवार वालों ने भी यूज किया, मैडम ने भी यूज किया। तो सामान में क्वालिटी लगी। 1 महीने तक हम सामान यूज किया और कुछ काम नहीं किया। अगले महीने क्या हुआ कि हमारे एक साथी ने एक और सिस्टम में हमें डाल दिया, जबरदस्ती डाल दिया। अब उस सिस्टम में जब हमें डाला गया तो हमने देखा कि यार नेटवर्क मार्केटिंग है, वहां से हमें यही ऐसा डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट ही था। लेकिन उसके जब प्रोडक्ट मैंने घर पे यूज करवाए तो घर वालों ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया कि क्या कचरा उठा के लाए, इससे अच्छा तो वही प्रोडक्ट था मोदी केयर का। माइंड में एक चीज और सेट, फिर दोबारा सेट हुई कि वाकई में अगर घर वालों ने अप्रिशिएट किया, अगर टिक मिल गई, इट मीन प्रोडक्ट में क्वालिटी है। मैंने उस दूसरे सिस्टम में थोड़ा टाइम लगाया था, महीने 2 महीने लगाए थे। और कहते हैं कि जब तक आपका माइंड सेट ना हो ना प्रॉपर तरीके से, तब तक आप किसी भी सिस्टम में काम नहीं कर सकते हैं। 2 महीने 3 महीने मुझे ज्वाइनिंग के बाद भी लगे। जुलाई में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीना हमने ऐसे ही निकाल दिया था, ऐसे ही निकाल दिया। नवंबर महीने में हमारे पास दोबारा वीरू सर आए। उन्होंने दोबारा से बैठ के प्लान को किया और उन्होंने दोबारा समझाया तो फिर और बातें समझ में आई। और उन्होंने बोला कि अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हो जिंदगी में, तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है, वहां पर आपको चलना है। वो हमें लेके गए इस्कॉन टेम्पल। और मैं थैंक्स करता हूँ वीरू सर का कि अगर उस दिन वो हमें अगर उस सेमिनार में नहीं लेके जाते तो हो सकता है और समय लग जाता। उस सेमिनार में हम गए तो वहां पर एक लेडीज स्टेज पे खड़ी थी और वो बोल रही थी कि मैं मोदी केयर में 20 साल से हूँ। मुझे मोदी केयर के बारे में भी 20 साल से नॉलेज था उस वक्त। तो मेरे को वो जब लेडीज खड़ी होकर बोल रही थी कि 20 साल से हूँ, तो माइंड में पिक्चर क्लियर हुई कि वाकई में इतने लंबे टाइम से अगर ये लेडीज टिक के काम करिए तो बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, बहुत जबरदस्त स्टेबिलिटी है। उसके बाद मैंने दूसरा रिजल्ट वहां पर और देखा। उन्होंने बोला कि ये मेरा 62 लाख रुपए मंथली पे आउट आ रहा है। दिमाग में घंटियां बजने लगी, माइंड में वाइब्रेशन होने लगा कि 62 लाख रुपया। साला आज तक किसी को मैंने 62 लाख रुपए कमाते नहीं देखा। किसी ने आज तक मुझे नहीं बताया कि 62 लाख रुपए कमा सकते हो। आफ्टर मीटिंग वीरू सर के पास पहुंचे, मैंने कहा सर मैडम जो बोल रही थी वो बात सही है, गलत है। वो बोला कि अभी पूछ लेते हैं। उन्होंने सुरेखा मैम के साथ लास्ट में हमारा इंट्रोडक्शन करवाया।
और बाद में बोला मैडम एक सवाल है छोटा सा, कि ये पूछ रहे हैं कि क्या 62 लाख रुपए का पे आउट आता है? मैडम ने बोला बिल्कुल आता है। और उन्होंने अपना मोबाइल खोल के दिखाया, अपने बैंक का मैसेज दिखाया कि ये बैंक अकाउंट में मैसेज आते हैं। बिलीव हुआ कि वाकई में वो जो बोल रही है वो बात फैक्ट है। मैंने बहुत सारी और कंपनियां भी देखी थी जहां पे लोग होता कुछ है और बोलते कुछ थे। उस दिन डिसाइड किया कि अब अपने को मोदी केयर को प्रॉपर वे में करना है। वहां से वापस आए, मैंने पूछा वीरू नरसिम्हन सर बताओ कैसे करना है अपने को। उन्होंने बोला लिस्ट बनाओ, अपने सपनों की लिस्ट बनाओ। मैंने सपनों की लिस्ट बोला, मैंने कहा सपने बहुत है सर मेरे, बहुत सपने बहुत बड़े। बोला आपने लिखा कहीं? मैंने कहा जी नहीं लिखा। तो बोला यही कारण है कि आपका सपना, आपने सपने बनाए लेकिन वो ड्रीम पूरे नहीं हुए क्योंकि आपने कभी लिखा नहीं। मेरे बात समझ में आई, मैंने सपनों को लिखा। उसके बाद उन्होंने बोला कि अपने अपने लोगों की लिस्ट बनाओ। मैंने अपने लोगों की लिस्ट बनाई और फिर वहां से शुरू होते हैं और चैलेंजेस। क्योंकि जब मैंने अपने लोगों की लिस्ट बनाई तो उस पिछले सिस्टम में हमने हमारे किसी भी आदमी को, किसी भी बंदे को नहीं छोड़ा था जिसका हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करवाया था। अब बात ये आती है कि अगर हम बात करें, हम तो किससे बात करें, किसके पास जाएं, किसको हम समझाएं। वहां हमने लिस्ट बनाई फिर से, और लिस्ट बना के हमने कुछ ऐसे लोगों को प्लान किया। पहली बार तो हमने प्लान किया, हमने अपने चारों पार्टनर ने हमने मिलकर प्लान किया और डिसाइड किया कि अब अपने को करना है। फिर हमने लिस्टिंग करना शुरू की और ऐसे लोगों से हमने बातचीत करना शुरू किया जो उस वक्त हमारे उस सिस्टम में हमारे साथ नहीं थे। धीरे 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 चैलेंज दूसरा क्या आया? कुछ नहीं था, पॉकेट खाली थी। क्योंकि 3 साल में ट्रेवल डेस्टिनेशन में हमने जो किया उससे गाड़ियों की किस्तें भरी, सर्विसेज होती रही, घर में 1 रुपया भी नहीं लेके आए। हमने जो ऑफिस खोला था, हमने जो सिस्टम के एडवर्टाइजमेंट वगैरह का काम किया था, वो सारा का सारा पैसा उसमें लग गया। हमारा खर्चा चल जाता था, हमारी 3 साल गाड़ियों की किस्तें प्रॉपर चलती रही। दैट्स ऑल। घर में 1 रुपया भी नहीं लेके आए, पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं था, खाली थी पॉकेट। अब बात आती है कि हम काम कैसे करें। करने के लिए कुछ नहीं, उन्होंने बताया कि आपको करना है, माइंड सेट कर लो कि आपको करना है, कंडीशन कैसी भी हो। हमने जैसा भी हुआ हमने काम को करना शुरू किया, लोगों के पास जाने लगे, लोगों ने कमेंट करने शुरू किए। उसके बाद जब हम बाहर निकलते थे, मैं मेरी बताता हूँ, जब बाहर निकलता था तो मेरा घर मार्केट से लगभग 4 किलोमीटर दूर है, और जहां से टेम्पो मिलता है, कोई साधन मिलता है, वहां से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। जब मैं निकलता था मेरा डेमो किट लेके, डेमो किट मैंने तैयार कर लिया था, डेमो किट जब लेके निकलता था पैदल, लोगों की कानों में बात सुनती थी कि बड़ा गाड़ी वाला बन रहा था, आ गया सड़क पे। कल तो बड़े शीशे बंद करके एसी में घूमता था, आ गया सड़क पे। यहाँ चुपती थी बातें, यहाँ पे लगती थी सीधे। देखो किस तरीके से लोग खाल उतार लेते हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी में अगर बहुत बड़े अचीवमेंट नहीं किए, आपने अगर लोगों को प्रूव करके नहीं दिखाया, तो लोग आपकी खाल खींच लेते हैं। मैंने कभी भी उनको पलट के जवाब नहीं दिया, कभी मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया अपने शब्दों से, क्योंकि मुझे कहा गया था कि शब्दों से डोंट रिप्लाई टू वर्ड, रिप्लाई विद योर वर्क। कि कभी भी शब्दों से जवाब मत दो, अपने काम से जवाब दो, उनको करके दिखाओ। मन में यही ठाना था, दिल में यही ठाना था। जब वो बोलते थे, जब वो कानों में मेरी बात पड़ती थी ना, तो मैं एक ही बात सोचता था कि आज आप जितना भी बोल लो, एक दिन मैं प्रूव करके दिखाऊंगा और उससे बड़ा अचीवमेंट करके दिखाऊंगा। करता गया। जब वो बातें चल, मैं जब रास्ते पे जाता था, मैं इधर उधर कहीं भी ध्यान नहीं देता था। मेरे माइंड में होती थी कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ उससे मुझे क्या बात करनी है, उसको मुझे क्या समझाना है, किस तरीके से कन्विंस करना है, कैसे डेमो करना है, कैसे प्लान करना है। मेरे माइंड में सिर्फ वो चीजें चलती रहती थी। धीरे 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 हमने लोगों से मिलना शुरू किया, हमने काम को बढ़ाना शुरू किया। अब सेमिनार्स वगैरह अटेंड होने शुरू किए। अब वहां पे क्या हुआ कि हमें ये कहा गया कि जब उसके बाद हम लोगों से मिलते जाते थे, बहुत सारे ताने सुने हैं। आज वो चीजें जब याद करते हैं ना, तो बड़ा फील होता है। लेकिन मैं थैंक्स करता हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे उस कंडीशन में पिन चुभो चुभो के मुझे ऊपर उठने के लिए प्रेरित किया। अगर वो पिन नहीं चुभी होती ना, तो हो सकता है मेरे मन में कहीं ना कहीं ये हो जाता कि ठीक है यार कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे जितनी पिन चुभाई, उन्होंने मुझे जितना पंच किया, उतना ही मेरे अंदर आग पैदा हुई और उतना ही ज्यादा मैं ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मेरे दिल में, मेरे दिमाग में पक्का प्रण कर चुका था। एक ऐसे ही सेशन में हम वापस दिल्ली गए थे, तरुण बजाज सर से मुलाकात करवाई वीरू सर ने हमारी। वहां तरुण बजाज सर को बोला कि सर, मिस्टर मनोज कुमार ठटेरा। तरुण सर ने कंधे पे हाथ रखा और बोला कि मनोज मलिक सर को कि एक और मनोज मिल गया। इतनी एक और मनोज मिल गया, क्योंकि मनोज मलिक सर को मैं पहले सुन चुका था। तो उस वक्त मेरे को अंदर अंदर ही अंदर ये बात मेरे अंदर हुई कि अगर इन्होंने ये बात बोली है, इट मीन्स मनोज यू कैन डू वेरी वेल, यू कैन डू एवरीथिंग।
मेरे अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ और हम अब दिमाग में हमने एक प्रण कर लिया था कि अब हमें करना ही करना है, अब हमें इसको करके दिखाना है। हमने वापस शिद्दत के साथ इस बिजनेस को करना शुरू किया, वापस हम लोगों से मिलना शुरू किए, धीरे-धीरे हमारे अचीवमेंट्स आने शुरू हुए। क्योंकि मैंने खराब कर दिए थे। मैंने किसी और सिस्टम में जाके मैंने कुछ और काम करके वो सिस्टम मैंने टाइम खराब कर दिया था। उस टाइम पे राम सिंह सर एक अच्छा लेवल ले चुके थे। वो सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पहुंच चुके थे। तब एक समझ में आई कि यार अगर ये लोग काम कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छा बिजनेस है, और फिर सारी चीजें समझ भी ली थी। वहां हमने ये प्रण कर लिया था कि अब अपने को मोदी केयर सिस्टम से और तरीके से करना है। मनोज मलिक सर ने हमें समझाया 4-2 का 1। बोला कि आपको महीने में 4 मीटिंग करनी है, 2 ट्रेनिंग करनी है और 1 सेमिनार करनी है। अब वो चीजें हमारे पास कोई साधन नहीं था उस वक्त, लेकिन फिर भी हमने मिलके एक ऑफिस लिया। हमने एक ऑफिस लिया, लाइफ ओके, एक होलसेल वो कपड़े का शोरूम था जिसके ऊपर एक हॉल खाली था, हमने वो लिया। हमने वहां पर ट्रेनिंग शुरू करना मीटिंग करना शुरू किया। पहली मीटिंग में हमारे 5 लोग थे, 3 हम पार्टनर थे और 2 हमारे नए बंदे थे। दूसरी मीटिंग में 2 बंदे एक्स्ट्रा और आए, लेकिन हमने वो संडे का संडे शेड्यूल रेगुलर जारी रखा। हम लगातार मीटिंग करते रहे। धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ते चले गए, हमारा काम बढ़ता चला गया, और जब थोड़ा सा पैसा आने लग गया ना तो लोगों को भी बिलीव होने लग गया। एक कंडीशन ऐसी आई, वहां हमारा ऑफिस छोटा पड़ने लग गया। वो जो लाइफ ओके सेंटर हमने खोला था, ट्रेनिंग सेंटर हमने खोला था, वो इतना फुल हो जाता था कि वहां पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। वहां पर इतना सफोकेशन हो जाता था कि सब लोग बैठे बैठे इतने पसीने से तरबतर हो जाते थे, लेकिन कोई भी बंदा उठकर जाने की नहीं सोचता था, क्योंकि जो मोटिवेशन, जो एनर्जी, जो पावर वहां से अपने को मिलती थी वो इतनी शानदार थी। और उस पावर की बदौलत झुंझुनू में इतना जबरदस्त, और झुंझुनू नहीं मैं बोलता हूँ, इसके बाद सब जगह सीकर, रतनगढ़, सरदार शहर, तारानगर, चूरू, सब जगह इतना शानदार बिजनेस बिल्ड होना शुरू हुआ कि अचीवमेंट्स की झड़ी लग गई। हम करते गए, जुड़ते गए, आगे बढ़ते गए, हमारे साथ बहुत अच्छी टीम बिल्ड होती चली गई। और आज की कंडीशन में बताता हूं आपको कि आज प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर लेवल में अचीव कर चुका हूं। महीने का 1.25 लाख से प्लस मेरी मंथली इनकम है। मोदी केयर से मैंने पहली बार जो अपना ड्रीम व्हीकल फंड होता है उससे मैंने मोटरसाइकिल ली, क्योंकि जब मैंने मोदी केयर शुरू किया था तो मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, पैदल आता था। मैं घर से पैदल चल के आता था, फिर कोई टेम्पो पकड़ता था। अगर कोई बंदा मिल जाता तो लिफ्ट मांगने में मुझे शर्म आती थी, संकोच करता था कि मैं उससे कैसे बोलूं। मैं लिफ्ट भी नहीं मांगता था, मैं मेरा चुपचाप सीधा सीधा चलते जाता था। और 1 साल 1.5 साल बाद मैंने मोटरसाइकिल ली व्हीकल फंड से। कार फंड के लिए होता है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया मिस्टर से कि सर मेरे पास साधन नहीं है और मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ठीक है आप मोटरसाइकिल ले लो। मैंने मेरे व्हीकल फंड से मोटरसाइकिल ली। 1.5 साल पूरा होने पर मैंने मोटरसाइकिल ली। और फ्रेंड्स उसके ठीक 6 महीने बाद मैंने 22 जनवरी 2019 को जब मैंने काम शुरू किया, मैं तब से बता रहा हूँ कि मेरी ज्वाइनिंग तो अब जुलाई में हो चुकी थी, लेकिन मैंने दिसंबर महीने से काम शुरू किया। और उसके ठीक 21 महीने बाद 22 जनवरी 2019 को मैंने मोदी केयर कार फंड से क्रेटा भी ले ली। और फ्रेंड्स मैं इसके लिए थैंक्स करना चाहूंगा मेरे सभी अप्लायंस का, मेरी पूरी टीम का, मेरे भगवान का, मेरे बाबा श्याम का, और पूरे सिस्टम का, पूरे मैनेजमेंट का, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से मैंने वो चीज अचीव की। और जब वो चीज अचीव की तो मैं जब भी उन लोगों के आगे से निकलता, मैं उनकी तरफ देख के उनको थैंक्स करता। मैं बोलता नहीं, लेकिन मन में होता कि थैंक यू। कल आप लोगों ने मुझे जो पिंच किया ना, उसकी बदौलत आज मैं अचीवमेंट कर पाया हूँ। और कहते हैं ना कि जब धीरे धीरे सिस्टम सही होते हैं तो सारी चीजें अपने आप अपने तरीके से बदलने लग जाती है, बहुत अपने आप बदलने लग जाती है। फ्रेंड्स उसके बाद आज अगर मैं बात करूं तो मेरी टीम में 8 गाड़ियां आ चुकी हैं। मेरी टीम में 1-1 लाख रुपए मंथली इनकम लेने वाले 4 लोग हैं, जो आज मंथली 1 लाख से प्लस की इनकम ले रहे हैं। इसके अलावा मेरी टीम में क्राउन डायमंड डायरेक्टर, और कहते हैं ना कि जब टीम आपसे आगे बढ़ती है ना तब पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है मेरी टीम पे कि आज मेरी टीम में मंजू जी कस्वा है, जिन्होंने अपना क्राउन डायमंड डायरेक्टर लेवल अचीव कर लिया है मुझसे भी पहले। और कहते हैं कि सही लीडर वही होता है जो अपने अप्लायंस से ज्यादा छलांग लगाता है। थैंक यू। मेरी टीम में आज क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, इसके साथ मेरी टीम में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर भी 2 बंदे हैं, नरेश पाल जी, संदीप जी गुप्ता। इसके अलावा प्लेटिनम डायरेक्टर्स हैं, एसीडीज बहुत सारे हैं, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर बहुत सारे हैं। आज इस मोदी केयर सिस्टम की बदौलत 24 स्टेट में बिजनेस बिल्ड कर रहा है और लगभग 20-22 हजार लोगों की टीम आज मेरे पास है। इसके लिए मैं पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ, पूरे अपलाइन का थैंक्स करता हूँ। फ्रेंड्स
इसके अलावा फॉरेन ट्रिप जो मिलता है, लोग कहते थे कि कोई विदेश विदेश नहीं घुमाते, लेकिन फॉरेन ट्रिप में 5 लोगों के साथ दुबई, 5 लोगों को दुबई ट्रिप मिला, मेरी टीम के 5 लोग दुबई जाके आए, और 10 लोगों के साथ मैं बैंकॉक पटाया ट्रिप पे गया। पहली बार मेरी लाइफ में मैं जिंदगी में कभी विदेश गया। मेरे पूरे परिवार में, मेरे खानदान में आज तक कोई विदेश ट्रिप करके नहीं आया। मैं पहला वो शख्स हूँ जो मेरे परिवार में विदेश यात्रा करके आया है, थैंक्स टू मोदी केयर। 51 लोगों के साथ मैंने गोवा ट्रिप विन किया, 51 लोगों के साथ गोवा हम गए थे, और आज सब ऊपर वाले की कृपा है, उसका आशीर्वाद है, बहुत शानदार बिजनेस हो रहा है, आज एक पहचान बनी है। मैंने आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कभी भी मैंने कुछ काम किया, कभी भी मैंने उस काम में फॉर्मेलिटी नहीं की। जब मैं गन्ने के जूस की मशीन पे था, तो लोग ये जानते थे कि सबसे बेस्ट क्वालिटी कहाँ मिलेगी, झुंझुनू मनोज की दुकान पे, गांधी चौक पे। वहां पे लोग भीड़ लगती थी उस वक्त जब मैं गन्ने की जूस निकालता था, और वो चीज आज भी जारी है। वो गन्ने की जूस की मशीन आज भी हमारी चलती है, मेरे पापा जी, मेरे भाई आज उस गन्ने की मशीन को चलाते हैं। आज भी वो जो चीज डेवलप की थी वो आज भी हमारी चल रही है। उसके बाद जब मैं एमआर आया, तो लोग मुझे जानते थे कि एमआर मनोज कुमार ठटेरा कौन, एमआर। उसके बाद जब मैंने उस फाइनेंशियल मार्केट में मैंने काम करना शुरू किया, तो लोग मुझे उसके नाम से पहचानने लगे थे, उसके नाम से एक बहुत बड़ी पहचान बनी। और आज मोदी केयर में मैं फिर थैंक्स करता हूँ, बराबर निरंतर कृतज्ञ रहता हूं मैं हमेशा, कि आज जिस भी सिस्टम में हमने काम किया, उस सिस्टम में एक पहचान बनाई, कि लोग उस सिस्टम के नाम से हमें जानते हैं और हमारे नाम से उस सिस्टम को जानते हैं। आज बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं, हर जगह, सभी जगह बहुत अच्छे रिलेशंस बिल्ड हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं जो बहुत सारा प्यार करते हैं, इतना सारा मान सम्मान मिलता है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग फॉर गॉड, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। फ्रेंड्स, फ्यूचर, मैंने बताया मेरे आपको मेरा कल, कि मेरा कल कितने चैलेंजेस से भरा हुआ था, लेकिन चैलेंजेस कभी भी आदमी को दबाने नहीं आता, चैलेंज हमेशा आदमी को ऊपर उठाने के लिए आता है। और उन चैलेंजेस से घबरा के जो आदमी डर के बैठ जाता है, वो अपनी जिंदगी में कभी ऊपर नहीं उठ पाता। लेकिन उन चैलेंजेस को जो फेस करता है, उनसे जो फाइट करता है, वही असली सूरमा, असली वीर, असली लीडर कहलाता है। और आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो। इसके बाद हम अगर आगे की बात करें, तो फ्रेंड्स, मेरे गोल, मेरे विजन बहुत बड़े हैं, और मेरे सारे अपलाइंस को पता है कि उन्होंने मेरी सोच को इतना बड़ा कर दिया है, और थैंक्स टू गॉड कि आज मेरे हर सपना, मेरा ड्रीम पूरा होता जा रहा है। 2020 में जीबीटी टाइटल में ले रहा हूं, और 11 लाख के चेक के साथ ले रहा हूं। इसके साथ मैं सिर्फ मैं जीबीडी बन रहा हूं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मेरी टीम में 5 लोग मेरे साथ जीबीडी बन के आ रहे हैं, और 11 लाख रुपए के चेक के साथ बन के आ रहे हैं। इसके अलावा इस साल मेरी टीम में 36 प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर निकल के आ रहे हैं, 101 लोग कार फंड अचीवर होंगे, और 2021 में मेरी टीम में 21 कारें आएंगी नई। 2021 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2020 जैसा जा रहा है, अपने को इस साल इसको जैसा भी हो उसको अपने को निकालना है, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन अभी हमारे साथ है, हम लॉकडाउन पीरियड में है। मे भी ये कंडीशन बहुत जल्दी ठीक हो जाए, हो सकता है इसमें कुछ टाइम लग जाए, लेकिन जैसा भी है हमें हमेशा डट के रहना है, हमें खड़े रहना है, और हर चैलेंज का डट के मुकाबला करके उसको हराना है। 2021 का मेरा गोल है 21 लाख रुपए पर मंथ का, 2022 का मेरा गोल है 51 लाख पर मंथ का, और 2023 का मेरा गोल है 2 करोड़ पर मंथ का। और फ्रेंड्स, ये सारी चीजें भगवान की कृपा से, अपलाइन के आशीर्वाद से पूरी हो रही है, और बाकायदा इन सारी, जो मेरा मिशन 2 करोड़ है, उसका बाकायदा ब्लूप्रिंट तैयार है, पूरा रिटर्न में लिखा हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग मेरा 2019 उसके अकॉर्डिंग जा चुका है। 2020 मेरा उसी के अकॉर्डिंग निकल रहा है, और ये मुझे पूरा बिलीव है कि 2023 जब आएगा वो मुझे 2 करोड़ पर मंथ देके जाएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा फ्यूचर, मेरे विजन, मेरे गोल, और मैं आने वाले टाइम में, मैं बिलीव करता हूँ, आज भी बिलीव करता हूँ कि मेरी टीम आज इंडिया में सबसे टॉप टीम है। मेरी टीम, मेरे लोग बहुत प्यारे हैं, और सबसे शानदार टीम अपनी टीम है पूरे इंडिया में, और पूरे वर्ल्ड में भी हमारी टीम जो होगी वो पूरे 1 नंबर की टीम होगी। इतना मुझे बिलीव और इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। ये मेरा था कल, आज और कल। फ्रेंड्स, इसके बाद में मैं आपसे एक बात कहूंगा, हमेशा कृतज्ञ रहिए, हमेशा कृतज्ञ रहिए। मैं हमेशा कृतज्ञ हूँ मेरे परिवार का, जिन्होंने हर कंडीशन में, हर विकट परिस्थिति में मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मुझे थाम के रखा। कभी भी मुझे किसी भी चीज के लिए इस तरीके से फील नहीं होने दिया कि ऐसी कोई कंडीशन है। मेरे बच्चे, किसी भी कंडीशन में मैं बोलता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे किस्मत वाला बाप हूँ जो मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चे मिले।
हर स्थिति को समझते हैं, हर परिस्थिति को समझते हैं। अगर कभी कोई ऐसी लगता है ना कि उनको कि इस वक्त कुछ क्रिटिकल कंडीशन है, तो वो अपनी जो इच्छाएं होती है ना उनको भी दबा लेते हैं, महसूस नहीं होने देते। थैंक यू, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक्स माय फैमिली, मेरे माँ बाप, मेरे परिवार के लोग, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हर एक का थैंक यू। मेरे उन सारे दोस्तों का थैंक यू जिन्होंने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। मेरे हर उन वेल विशर्स का थैंक यू जिन्होंने मुझे समय समय पर पॉइंट किया, मुझे पंच किया। अगर वो नहीं होते तो हो सकता है आज मेरा इतना बड़ा गोल नहीं बनता। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, हमेशा मैं थैंक यू करता हूं उनका। और मैं अब जाते जाते लास्ट में आपको एक बात कहना चाहूंगा, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव, देन यू गेट पॉजिटिव। अगर आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे तो आपको सकारात्मकता मिलेगी। सुरेखा मैम कहती है कि बिना शर्त सकारात्मक रहना है, बिना शर्त सकारात्मक रहना है, जो चाहते हो सिर्फ वही कहना है। कि आपको सकारात्मक पॉजिटिव रहने के लिए किसी चीज के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए कि आप क्यों सकारात्मक, क्यों पॉजिटिव होना चाहते हो। बिना शर्त सकारात्मक रहना है, जो चाहते हो सिर्फ वही कहना है। आपकी इच्छा, आप जो चाहते हो, आप अगर सक्सेस चाहते हो, आप अगर सफलता चाहते हो, तो आपको उनकी बात करनी है। आप अगर किसी भी कंडीशन में अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हो तो आपको सिर्फ उसकी बात करनी है, वो चीज आपके पास आएगी। लेकिन अगर आपने बात की दूसरी चीजों की तो वो चीजें भी आपके पास आएगी। इसलिए बिना शर्त सकारात्मक रहना है, जो चाहते हो सिर्फ वो कहना है। सब कुछ पा सकते हो आप इस ब्रह्मांड से, सब कुछ है इस ब्रह्मांड में, वो आपके हाथ है। और सफलता सिर्फ अंदर की बात है। ये सफलता ना बाहर नहीं है। गुरु सर एक बात कहते हैं कि जो आपके अंदर है वही बाहर है। आप जो सोचते हो कि अंदर से आप जो चीज सोच रहे हो ना, वही चीज आपको बाहर मिल रही है। आप अगर अंदर से सोचते हो कि आई एम द बेस्ट, तो आपको बाहर बेस्ट मिलेगा। आप अगर अंदर से अपने आप को सेल्फ डाउट करते हो तो बाहर भी आपको सेल्फ डाउट मिलेगा। आप अंदर से अपने आप को ग्रेटेस्ट समझते हो, यूनिक समझते हो, तो वही चीज आपको भी यहाँ पर मिलेगी। थैंक यू। पावर ऑफ माइंड को यूज कीजिए, अपने पावर ऑफ माइंड को, माइंड प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज कीजिए। फ्रेंड्स एक कहानी मेरे को याद आ गई, बताना चाहूंगा मैं भी। एक बार अकबर और बीरबल, बीरबल बहुत इंटेलिजेंट इंसान था, बहुत इंटेलिजेंट इंसान था और वाकई में वो नवरत्न कहलाने के लायक था। एक बार अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे सुबह सुबह के टाइम पे, और उनको कौवे उड़ते दिखे। तो महाराज के मन में, राजा के मन में एक बात आई, खुराफात सूची, क्योंकि वो हमेशा बीरबल का टेस्ट लिया करते थे। उन्होंने तुरंत पूछा कि अकबर अपने राज्य में कितने कौवे हैं। उन्होंने बताया सर 49,347 कौवे हैं। महाराज अवाक रह गए कि ये अचानक 1 मिनट में उसने कैसे बताया। उन्होंने बोला बिल्कुल महाराज इतने ही कौवे हैं। बोला अगर बीरबल अगर गिनती हुई और इससे ज्यादा निकले तो? बोला महाराज हो सकता है अपने यहाँ के कौवे कहीं घूमने दूसरे राज्य में चले गए हो, और हो सकता है दूसरे राज्य के कौवे अपने राज्य में हो सकते हो। अगर ज्यादा निकले तो हो सकता है कि दूसरे राज्य के कौवे अपने राज्य में घूमने आ गए हो, और अगर कम हुए तो हो सकता है अपने अपने राज्य के कौवे दूसरे राज्य में चले गए हो। दाद दिया, सैल्यूट किया उसने बीरबल को। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप किस कंडीशन में है, आपको अपने माइंड की प्रेजेंसी हमेशा एक्टिव रखनी है, क्योंकि जो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखता है उसी का पावर ऑफ माइंड काम करता है, उसी का पावर ऑफ माइंड एक्टिव होता है। हमें हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। उसी के साथ पावर ऑफ माइंड एक्टिव होगा तो आपके पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स निकलेंगे। जैसी आपकी सोच होगी वैसे आपके वर्ड निकलेंगे, जैसे आपकी समझ होगी उस तरीके से आप बोलेंगे, और जैसा आप बोलोगे वैसा आप पाओगे। दैट्स इज पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। बहुत अच्छे से समझाया हुआ वीरू ने बार बार में इस चीज को, और मैं हमेशा कृतज्ञ हूँ, हमेशा धन्यवाद करता हूँ उनका कि हमारे को इतने शानदार लीडर मिले हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मनोज जी, थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत शानदार, जबरदस्त। आपने जो आपकी स्टोरी रही और जो आपने यहाँ पे फेस किया, चैलेंज फेस किए, और आज जिस सफलता के सीढ़ी पर आप हो, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। बिल्कुल आप ग्रेट हो, जबरदस्त हो। मनोज भाई साहब शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। यू आर ए ग्रेट 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 मेंटर, ग्रेट लीडर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपकी कहानी सभी लोगों को समझ में आई है, और मेरे ख्याल से इससे बेहतर तरीके से क्या बताया जा सकता है कि बिल्कुल जीरो लेवल से एक आदमी स्टार्ट होके आज हीरो बना है। तो सभी हमारे लोग अच्छे से समझे हैं, और बहुत
आगे तक जाने वाले हैं सारे लोग जो इस कहानी को जो भी सुन पा रहे हैं या भविष्य में जो भी सुनेंगे। थैंक यू आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सो मच, आपका दिल से धन्यवाद भाई। आपको सुन करके ऐसा लगा कि यार रियल में स्ट्रगल तो खूब है, जीवन में स्ट्रगल खूब है, और जीवन का नाम ही संघर्ष है, और संघर्ष के बिना शायद जीवन नहीं है। और आपको सुनकर के ऐसा लगा कि आपने काफी चैलेंज को फेस किया है, आपने कितने लेकिन इतना हंस कैसे लेते हो मनोज जी? मैं आपसे जानना चाहूंगा यार, आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप इतने चैलेंज फेस करते हो, फिर भी इतने आसानी से आप हंसते मुस्कुराते इस बिजनेस को प्लस कर रहे हो। आपने कभी भी एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरे सामने इतने चैलेंज आ रहे हैं, अब मैंने इन चैलेंज को फेस किया कभी? तो इसका राज क्या, थोड़ा राज अगर आप बता दें साथ में तो और अच्छा रह जाएगा। थैंक यू जी मनोज जी, क्या सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं जी। सुनता हूँ आपको। थैंक यू। इसका राज ये है कि मैं अपने बच्चों को देखता हूँ हमेशा, और मैं उनको देख के हमेशा ये सोचता हूँ कि कभी भी जो दिल में जो बातें है ना, वो कभी बच्चों की इस तरीके से माइंड में ना आए कि इस तरीके से अभी कभी इतना कुछ हमने फेल किया है, हमने फेस किया है। थैंक यू। मैं फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको एक और लास्ट बात बोलना चाहूंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जो चीज आप सोचते हो ना, वो चीज सच होती है। आप अगर सफलता के बारे में सोचते हो तो ऊपर वाला ब्रह्मांड आपके लिए वो सारी चीजें क्रिएट कर देता है। आपका ये जो माइंड है, ये माइंड आपका अलादीन का चिराग है। इसको आप जितना रगड़ेंगे, जितना आप इसको घिसेंगे, वो जो ब्रह्मांड है वो जिन्न है, वो आपकी हर एक बात के लिए कहता है कि आपकी हर आज्ञा, हर बात, हर सोच, हर इच्छा, हर चाहत मेरे लिए हुक्म है। तो आप हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कीजिए। चैलेंजेस किसी को रोकने के लिए नहीं आता, क्योंकि जब बीज को धरती में आप दबाएंगे नहीं जब तक, तब तक वो फूटेंगे नहीं, उसमें से कॉम्प्लेन नहीं निकलेगी। आप फर्श पे बिखेर के देखिए ना बीज को, क्या वो उगेगा? लेकिन अगर आपने उनको खड्डा खोद के धरती में नहीं दबाया, तब तक उसमें से प्राण नहीं छूटेंगे, उसमें से कॉपल नहीं फूटेगी, उसमें से कुछ भी नया नहीं निकलेगा। तो जब भी आपकी लाइफ में ऐसा चैलेंजेस समय आए ना, थैंक यू कीजिएगा भगवान का। कहते हैं कि घोड़े को जब उसका सवार चाबुक मारता है ना, उसका मतलब वो उसको आगे बढ़ाना चाह रहा है। और हमें उस वक्त अपने माइंड को प्रेजेंस रखना है, हमारे को पॉजिटिव माइंड रखना है, और उस पॉजिटिव माइंड से हम हर परिस्थिति से निकलकर बाहर आ सकते हैं। और मेरे को कहानी याद आ गई सर, मैं लास्ट 2 मिनट की कहानी में शेयर करके और मैं आज के इस सेशन का समापन जरूर करना सर, चाहूंगा। आपको मनोज जी, आपको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं। थैंक यू सर। तो लिंक का भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा, लेकिन फिर भी अभी टाइम है, तो जरूर आप बताइए सर। बिल्कुल सर, इन विकट परिस्थितियों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, इस बात को लेके एक छोटी सी कहानी याद। एक बार एक आदमी अपने गधे को लेकर आ रहा था, गधा रखता था, उसे वो मिट्टी ढोने का काम करता था। एक दिन आ रहा था तो अचानक गधे का पैर फिसला और वो एक गहरे गड्ढे में जाके गिर गया। अब उस गधे के मालिक ने उसको बार बार निकालने की कोशिश की, लेकिन वो प्रयासों में असफल रहा, और रात हो चली थी। तो फिर उसने सोचा कि कुछ नहीं हो सकता, अब निकल नहीं सकता, क्योंकि घना जंगल था वहां पे और ऐसा कोई साधन उसको नहीं मिल रहा था। उसने फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब इसको कम से कम, मेरा प्यारा गधा है, मैं इसको कम से कम एक सही तरीके से तो इसको अंतिम विदा करूं। उसने क्या किया, आसपास में उसकी जो कस्सी थी उसके कंधे पर, उस कस्सी से, फावड़े से उसने आसपास में मिट्टी खोद खोद के और उस गड्ढे को उसको दबाना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि कम से कम अंतिम विदा तो मैं इसको सही तरीके से कर दूं, वरना इसको चील कौवे खाएंगे, ये मरने के बाद इसको यहाँ से इसकी दुर्गति होगी। तो उसने उस खड्डे में मिट्टी डालना शुरू कर दिया, और मिट्टी डालता गया, डालता गया, डालता गया, डालता गया, डालता गया, काफी देर तक उसने मिट्टी डाला। उसने उधर बिल्कुल भी उस गधे की तरफ नहीं देखा, वो गधा अंदर बोलता रहा, वो जो गधे की आवाज है वो बोलता रहा, वो कुछ भी। अब क्या हुआ कि वो दुखी मन से उस गड्ढे में मिट्टी भर के वो अपने घर आ गया। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उस गधे से वो इतना प्यार करता था, उसने उस गधे को पीछे मुड़ के नहीं देखा। हुआ क्या, सुबह जब वो उठा, वो रात को आया, खाना भी नहीं खाया, वो आके सो गया। सुबह जब उठा तो उसको उसी गधे की आवाज आई, उसी गधे की आवाज आई। वो अचानक से उठा और उसने देखा कि पता नहीं क्या हुआ। उसने बाहर आके देखा तो वो गधा उसके गेट के बाहर खड़ा था। उसको समझ नहीं आया कि क्या हुआ, उसको समझ नहीं आया कि यह गधा उस खड्डे में से बाहर निकल के कैसे आ गया। हुआ क्या
कि जैसे जैसे वो उस पे मिट्टी डालता गया, वो गधा हिल के उस मिट्टी को अपने से नीचे गिराते गया, और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मिट्टी नीचे गिरती गई और वो ऊपर आता गया। एक समय आया कि उसने पीछे मुड़ के देखा नहीं कि मैंने कितनी मिट्टी डाल दी, पीछे क्या कंडीशन है, उसने तो सोचा कि मैंने गधे को दबा दिया अंदर। तो धीरे धीरे वो मिट्टी ऊपर आई और उस मिट्टी के साथ वो गधा ऊपर आता चला गया, और जब वो घर पे आ गया तो किसी ने उसको देख के उस गधे को बाहर निकाल दिया, क्योंकि बहुत कम गहराई उसकी थी। तो फिर वो गधा उसके घर पे आ गया। कहने का मतलब, इस कहानी का तात्पर्य ये है कि जब भी आपको चैलेंज मिलता है, अपने आप को इतना पॉजिटिव रखिए कि आप हर स्थिति में सॉल्यूशन ढूंढ सको, आप हर स्थिति में अपने आप में सॉल्यूशन निकाल सको। इसी कहानी के साथ मैं आज के लिए आप सब लोगों का थैंक यू करता हूं, जो आपने इस पूरी स्टोरी को सुना। अगर किसी के बात दिल पे लगी हो तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि हमेशा अपने आप को ये कहिए कि यस, आई एम द बेस्ट। और जिस दिन आप ये कहना शुरू कर देंगे, दुनिया की हर चीज, हर ताकत आपको बेस्ट बनाने में लग जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अरुण सर, थैंक यू राम सर, थैंक यू नरेश पाल जी, थैंक यू नरेश जी, थैंक यू वीरू सर। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक्स टू माय प्यारी सी टीम, ऑल माय लीडर्स, ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे जितने भी वेल विशर्स हैं, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, मुझे चाहने वाले हैं, सभी लोग थैंक यू वेरी मच आप सब लोग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका धन्यवाद। मैं तो यही कहना चाहूंगा, बोलने के लिए वर्ड नहीं है, जितना बोले उतना कम है आपके लिए। लेकिन आज का सेशन बहुत शानदार रहा। अगर मैं बात करूं हरि जी की और मैं बात करूं अगर आपकी, आपको सुनकर के इतना शानदार लगा कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आपने जो अपनी लाइफ स्टाइल जो बताई वो रियल में चैलेंजिंग थी। अगर मैं बात करूं हरि जी की एक बात की तरह और आपकी बात करें तो माइंड ब्लोइंग। तो थैंक यू यार, थैंक यू दोस्तों। और हम ऐसे ही सीखते जाएंगे, अपने लोगों को सिखाते जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि इस डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी लोग जो सक्सेस होते हैं ना, वो उनके सामने ऐसा चैलेंज आएगा ही आएगा, उनके सामने चैलेंज होंगे ही होंगे। एक बार की बात है, एक कहानी आप सभी ने सुनी होगी। एक प्यासा कौवा था, पानी मिला, कंकड़ डाले, पत्थर मटके में पत्थर डाले और पानी ऊपर आया और उसने पिया। अगर उस कौवे के पास में ये मानो कि उसको प्यास नहीं लगी होती, पानी का घड़ा भी होता, कंकर भी होते, तो क्या ये कहानी बन पाती? नहीं बन पाती। तो ठीक वैसे ही दोस्तों, क्योंकि जिंदगी में मुश्किलें, चैलेंज आना जरूरी है, संघर्ष आना जरूरी है। अगर जब तक संघर्ष नहीं आएंगे वो कहानी क्रिएट नहीं होगी। तो भगवान जितने भी चैलेंज हमें देता है वो सिर्फ इसीलिए कि आप एक मजबूत व्यक्ति बने, आप ईमानदार बने, आप साहसी बने, और आपके साथ में जितने भी लोग हैं आप सबका भला करते जाएं। और हमारे पास में वो अपॉर्चुनिटी है मोदी केयर, कि हम अपने साथ में अपने लोगों का भी भला कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। और कल फिर से इसी में ठीक 3 बजे मिलेंगे अपने कुछ नए साथियों के साथ में। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।